केंद्र की भाजपा ने वसुंधरा राजे को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए, जिसके तहत भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। इसको आप महिला विरोधी सोच मानती हैं या क्या मानते हैं? मुद्रा योजना जैसी बिना गारंटी के लोन देने की योजना आई, उसमें भी 70% लोन आपने महिलाओं के नाम पे ही दिए। तो महिला सेंट्रिक हमेशा से हमारी सरकार रही है। देखिए, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र एक मेल डोमिनेंस क्षेत्र है। आपको लगता है एनसीआरबी में आज भी सारे जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वो रजिस्टर होते हैं? सारी महिलाएं ये करवा पाती हैं? देखिए, केस रजिस्टर नहीं होते हैं, ये एक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का कवरिंग स्टेटमेंट है। अदरवाइज देखिए, आजकल एक राजकॉप सिटीजन ऐप है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मैं बाड़मेर से आता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर महिलाएं आज भी घूंघट में हैं। कई महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं, लेकिन कई जिनकी हत्याएं तक हुई है, लेकिन उसे हत्या नहीं कहा गया, आत्महत्या कहा गया। राजीनामा जो परिवार एक बेटी की हत्या के बाद उसके ससुराल से करता है, इसको किस हद तक आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? सत्ता वो नहीं जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे, सत्ता वो है जो जवाब देना जानती हो। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राखी राठौड़। पहले तो राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए पद पर जो दायित्व आपको मिला है। आपकी पार्टी कैडर बेस संगठनात्मक पार्टी है, जिसमें आपका हमेशा से कहना रहा है कि प्रतीक्षा करते रहिए, कर्तव्य करते रहिए और उस पर पद मिलते हैं। तो ये जो पद आपको मिला है, ये किस तरह से इस पद को आप देखती हैं कि पद जो है सिर्फ सत्ता का लाभ उठाने के लिए है या एक कर्तव्य और कांटों का ताज है? देखिए, पद के साथ में जिम्मेदारी का भाव तो है ही, लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझ जैसी एक कार्यकर्ता जिसने ज़मीनी स्तर पे काम किया, अपने काम पर ध्यान दिया और लगातार ईमानदारी से जो भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिया समय समय पर मैंने उसको पूरा किया। 3 बार मुझे पार्षद का चुनाव लड़ने का सुअवसर मिला और जनता ने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पार्षद का चुनाव एक मुश्किल चुनाव होता है, क्योंकि वो सबसे छोटी कड़ी होती है, सबसे निचली कड़ी होती है, जहाँ पे जनता अपने जनप्रतिनिधि से कनेक्ट कर सकती है। हर छोटे छोटे काम के लिए हमारी अवेलेबिलिटी हो, हमारा उनसे कम्युनिकेशन हो, ये मैंने सुनिश्चित किया और यही कारण रहा कि जनता का विश्वास मुझे हर बार, तीनों बार मुझे मिला। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि जयपुर में मैं अकेली ही पार्षद हूँ जिसने 3 बार लगातार जनता के बीच में जाकर के जीत हासिल की है। तो खुशी होती है इस बात की। और उसके बाद जब स्पोक्स पर्सन वाला काम मिला, शुरू में कई बार लोग कहा करते थे कि टीवी पे जाते हो क्या आप, तो मतलब हम सोशली एक्टिव लोग थे, ग्राउंड पे रहो, टीवी पे जाके कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि जो काम करना है उसको 100% करना है। और इसीलिए जब प्रवक्ता वाला काम मुझे मिला तो मैं जो भी मुझे टॉपिक मिलता था उस पर बहुत अच्छी सी स्टडी करके, इस पर रिसर्च करके अपनी पार्टी का पक्ष, उनका विजन रखने का प्रयास करती थी। और यही कारण रहा कि एज अ प्रवक्ता भी मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। और आज जब प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी पार्टी के नेतृत्व ने मेरे काम को देखा, मेरी ईमानदारी को, मेरी कर्तव्य निष्ठा को देखा और उस हिसाब से ये दायित्व दिया है। दायित्व बहुत बड़ा है। आपने कहा कि सरकार में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं ये समझती हूँ कि जिस जगह मैं बैठी हूँ वहाँ पर महिलाओं को सही तरीके से अवसर मिले, ऐसी कोई भी पात्र महिला ना रहे जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं और मेरी टीम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और उसके लिए ज़रूरी है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक खड़ी महिला तक पहुँचे, जो हमारी टीम सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। आपको सुनने में भी बुरा लगता होगा, अब तक के लिए जो धारणा रही है कि महिला मोर्चा जो इकाई है वो नगण्य रही है मुख्य धारा में प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो, कांग्रेस की हो या कुछ दल तो अभी तक अपनी इकाइयां बना भी नहीं पाए हैं। ये एक रबर स्टैम्प का पद है। तो क्या ये कारण है कि महिला मोर्चा अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ पाया है? देखिए, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र एक मेल डोमिनेंस क्षेत्र है। ये एक सच्चाई है जिसमें बदलाव की कोशिश लगातार हमारी पार्टी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसमें अगर दोनों वर्ग, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग साथ काम नहीं करेंगे तो उस सपने को हम पूरा होते हुए नहीं देख सकते। और शायद इसीलिए हमारे संगठन ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया अपने संगठन की कार्यकारिणी में।
महिलाओं को तैयार करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना। हमारा सामाजिक बनावट इस तरह की है, ताना बाना ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं को कमतर आंकते आए हैं, उनके अंदर भी इस बात को डालते आए हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। आज समय में जब बदलाव हुआ है, आप सोचिए कोई परिपाटी कई सालों से चल रही हो तो उसको बदलाव में लाने में हमें समय लगेगा, लेकिन आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को MP MLA इलेक्शंस में आरक्षण के रूप में एक जो शक्ति मिलेगी वो 33% पर सीमित नहीं होगा। हमारी पार्टी मजबूत महिला नेता तैयार करने में काम कर रही है। हम 33% से ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे कई क्षेत्र होंगे जो कि नॉर्मल, जो रिजर्व नहीं होंगे फीमेल के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक फीमेल मजबूत नेता होगी और वहाँ से हम अपनी महिला नेता को लड़वा करके और विजयश्री हासिल करेंगे। महिलाओं की जहाँ तक स्थिति है उसको आगे लाने के लिए हम लोग लगातार महिलाओं से सारे काम भी हम लोग कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे निर्वाचन के बाद में जब से मेरी नियुक्ति हुई है तब से जो पहला काम मुझे पार्टी ने दिया वो ये दिया कि मुझे महिला लाभार्थियों से संवाद करना है, मुझे महिला टू महिला संवाद करना है, पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। आप सोचिए ये काम महिला मोर्चा को मिला, जिसमें से जो योजनाएं हैं जैसे हमारी जल जीवन मिशन है, उज्ज्वला योजना है, PM आवास योजना है, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजनाएं हैं, यहाँ पे हमारी लाडो प्रोत्साहन जो राष्ट्रीय योजना है, इस तरह की योजनाओं का मुझे जो दायित्व मिला है, मुझे लगता है कि ये एक अलग ट्रेंड पर महिला मोर्चा को ले जाने का प्रयास है। आप जब लोगों के बीच में बैठ करके योजनाओं की चर्चा करेंगे, आपकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचेगी। समस्या क्या आ रही है कि अवेयरनेस नहीं है, महिलाओं को बताने वाला पुरुष प्रधान सिस्टम है, देखिए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए महिला टू महिला संवाद करके हम जो सोशल हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यूज करके, उनका उपयोग करते, उनके माध्यम से महिलाओं तक पहुंचेंगे। जब सरकार हमको इन योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है पहली, तो मैं समझती हूँ कि उनकी सोच में भी फर्क है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सोच रखी कि महिला मोर्चा सबसे बेहतर माध्यम हो सकता है हमारी योजनाओं की प्रचार के लिए, और इसीलिए हमें सबसे पहला काम यही मिला कि हमें घर घर जाके महिलाओं को सरकार की अच्छी योजनाओं के बारे में, कैसे हमारा प्रदेश, हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जगह पर अगर कोई भी जनहानि होती है, चाहे किसी भी तरह की घटना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो हमारे घर की महिला होती है। मैं महिलाओं को इस बात का एहसास कराना चाहती हूँ, इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर उनका परिवार सुरक्षित है, उनका बच्चा, उनका पति, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसी दृढ़ निश्चय वाली सरकार के ही रूप में हो सकता है। अदरवाइज कमज़ोर सरकारें, कमज़ोर नेता हमारे देश की स्थिति भी वैसी ही कर देंगे जैसा कि श्रीलंका में देखा हमने, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। तो एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ज़रूरत है और इस महिला को समझने की ज़रूरत है कि परिवार की रक्षा के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के विजन, जो राष्ट्र प्रथम के विजन के साथ चलता है, उसके साथ आने की आवश्यकता है। तो मैं नटशेल यही कहना चाहूँगी कि महिला मोर्चा को कोई भी सरकार ने या कोई भी पार्टी ने अगर योजनाओं के प्रचार के लिए दिया है पहला दायित्व, इसका मतलब यह है कि संगठन की सोच भी बदली है कहीं ना कहीं, क्योंकि योजनाएं हमारी रीढ़ की हड्डी हैं जिनके बेसिस पे आगे आने वाले समय में हम पंचायत है लेकिन पहुंच नहीं पाती, पंचायत तक, चुनाव, निकाय चुनाव तक हम जाएंगे, उनका रीढ़ की हड्डी हमारी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार अगर मुझे दिया है दायित्व, तो मैं समझती हूँ कि मानसिकता हमारे संगठन की, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये है कि ये महिला मोर्चा करेगा और कर दिखाएगा। आपने बार बार कहा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 33% संगठन में आरक्षण है और अभी पार्लियामेंट में भी हुआ, लेकिन उससे कई साल पहले प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार भी पंचायत राज चुनाव में वो आरक्षण लाई और जिससे कई महिलाएं, जैसे आप स्वयं भी बिल्कुल इस चुनाव में निकल कर आई और लगातार 15 साल से आप काउंसलर रही। लोगों का कहना है कि केंद्र की भाजपा ने वसुंधरा राजे को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए और उनको जो है साइडलाइन करने का प्रयास किया, जिसके तहत भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। इसको आप महिला विरोधी सोच मानती हैं या क्या मानते हैं साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बात है। अगर महिला विरोधी कोई भी सोच होती तो सैनिक स्कूल में बच्चियों का एडमिशन नहीं होता जी। अगर महिला विरोधी सोच होती तो सेना में परमानेंट कमीशन महिलाओं को नहीं मिलता। अगर महिला विरोधी सोच होती तो 3 तलाक की बात कभी प्रधानमंत्री जी नहीं कहते।
अगर महिला विरोधी सोच होती तो टॉयलेट्स निर्माण जैसी छोटी सी बात, मुझे ध्यान है 2014 में लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बात महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने की बात की, जो हमारे यहाँ पे छोटी बात कही जाती थी, मतलब शर्म आती थी महिलाओं को कि यार टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप देखिए महिलाओं के लिए जो कोर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे पीएम आवास में आप देखेंगे तो 60% जो मकान है उसका मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर है। मुद्रा योजना जैसी बिना गारंटी के लोन देने की योजना आई, उसमें भी 70% लोन आपने महिलाओं के नाम पे ही दिए। तो महिला सेंट्रिक हमेशा से हमारी सरकार रही। तमाम योजनाएं सबके सामने हैं। उससे पहले भी भामाशाह जैसी प्रदेश में पहली योजना पूरे देश में यहाँ पर महिला मुखिया बना के लाई गई। लेकिन सवाल राजनीति से जुड़ा है कि केंद्र में बैठे लोग राज्य में एक छत्रक नहीं देख सकते जो कि महिला हो, जो कि लीड कर रही हो, और हमें एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा आरोप आपके विपक्ष का लगातार है। विपक्ष जो है रबर स्टैम्प किस तरह के हमारे प्रदेश के अंदर रहे, चाहे मैं पहले आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे थे जो कि हमारे सिर्फ जगन्नाथ पहाड़िया जी है, बरकतुल्ला खान जी हैं, मैं याद दिलाऊं तो वो मुख्यमंत्री अचानक, बरकतुल्ला खान तो मुझे ध्यान है कि वो मुंबई थे, उनको फोन कर दिया कि आ जाइए कर लीजिए। तो ये स्टैम्प वाला देखो क्या है, जिसके मन में जैसी भावना होगी वही बातें जबान पर आएगी। विपक्ष ने हमेशा रबर स्टैम्प की तरह काम, हमने तो हमारे देश में प्रधानमंत्री रबर स्टैम्प देखा है अनफॉर्चुनेटली 10 साल तक। आपको ध्यान है तो नेशनल काउंसिल जो थी वो एक प्रधानमंत्री से ऊंची पद बना दिया, उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी को बना दिया। कोई बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो पहले मनमोहन सिंह जी को नहीं, पहले सोनिया गांधी जी को ग्रीट करेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये बात कहने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक उदाहरण देख करके ये बात कह रहे हैं कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जब तक आप जनरेशन शिफ्ट नहीं करोगे, आप नए लोगों को नहीं लाओगे। हम 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत युवा, 45 साल की हमारी भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमने साइडलाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए काम करने के लिए जब तक जनरेशन, आप कैसे किसी पुरानी जो चीजें हैं उनको लेकर के अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो टारगेट सिर्फ आपके भाषणों में है, एक्चुअल आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे फेल हो गए हैं, आप नहीं कर पाएंगे उसको। क्योंकि हम जब युवा शक्ति को और कार्यकर्ताओं में, देखो बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे यहाँ पर अध्यक्ष बनने के लिए, जैसे मैं मेरा भी उदाहरण में देती हूँ, तो किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर्तव्य निष्ठा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ईमानदारी से काम करो, आपको मिलेगा फायदा। और ये हमारे पार्टी के अंदर एक बड़ा उदाहरण है। और आप देखिए उनका निर्वाचन एक साफ साफ तौर पे ये दिखाता है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता ये सोचता है कि मेरा भी नंबर तो वहां तक आ सकता है। क्या ये एक ऊर्जा का संचार नहीं हुआ हमारे युवाओं में कि हमारा भी तो नंबर आएगा? हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हुए हैं वो, और इन्हें 5 बार विधायक रहे हुए हैं। क्योंकि हम उन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सती प्रथा हो या घूंघट हो, लेकिन कई सामाजिक मंचों पर हो, बार बार वो चीज़ें सुनने में सामने आती कि गौरव का विषय रहा है। देवलिया सती, आखिरी वो सती हुए भैरव सिंह जी ने, जिसका खुलकर विरोध किया राजपूत समाज से होने के बावजूद, जबकि तमाम तरह का सामाजिक विरोध उनके खिलाफ था। आज जब महिलाएं पंचायत राज में चुनी जाती हैं, आपने भी मंचों से कहा, समाज के मन से कहा, एक उदाहरण देकर कि बना कहते हैं कि अब महिला आरक्षित सीट हो गई है तो उनके घर से जो है कोई चुनाव लड़ेंगे लेकिन माला वही पहनेंगी। इस चीज को आप किस रवैये से, नजरिए से देखते हैं? भी जिस पंचायती राज के आरक्षण की आपने बात की, जिस तरह से उस आरक्षण की देन मैं भी हूँ, और मैं यही बात कहती हूँ, अगर मेरे परिवार वाले भी ये सोचते कि इसको चुनाव तो अपन ने लड़ा दिया लेकिन काम नहीं करने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे हर काम में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको नहीं आने देंगे, तो आज शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। इसीलिए मैं परिवारजनों से सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर महिला को आगे आने का मौका मिल रहा है तो सहयोग कीजिए, जैसा मुझे मिला। एक राजपूत परिवार से आने के बाद आपने सती प्रथा की बात की। देखिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीजें उस समय हुई जो उस समय के हिसाब से प्रासंगिक थी। आप देखिए हमारे समाज के अंदर एक महिला जिसके पति का देहांत हो जाए, कुरीतियां कहें या परिस्थितियां कहें, उस समय उस महिला का जीवन किसी नरक से कम नहीं हुआ करता था, और इसीलिए एक फीलिंग आती थी कि मर जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज समय में परिवर्तन है, आज विधवा विवाह हमारे समाज में भी होने लगा है, अच्छे से उसको एक्सेप्ट भी किया जाने लगा है। किस्मत है, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति हमारी बदलाव आया है, तो आज के दिन में सती प्रथा का कोई महत्व हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उस समय था जब एक रूढ़िवादिता में हम जकड़े हुए थे, महिला को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती थी। कहीं किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप आगे नहीं आ सकते, आप किसी के सामने नहीं जा सकते, आप रंग नहीं पहन सकते, आप बिंदी नहीं लगा सकते, चूड़ी श्रृंगार बिल्कुल कुछ नहीं।
ऐसी स्थिति में महिलाएं वो एक रास्ता अपनाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। घूंघट की आपने मुझे बात की और मैं कई बार इस बात को कहती हूँ, देखिए घूंघट प्रथा बड़े लोगों को सम्मान देने की एक प्रथा थी। आज भी मैं घूंघट के फेवर में होती हूँ। मैं घूंघट के फेवर में तब तक होती हूँ जब तक कि घूंघट किसी भी महिला के प्रोग्रेस में बाधक ना हो। अगर वो बाधक नहीं है, मैं आज अब अगर आप मुझे घर मिल रहे होते तो शायद मेरे सिर पे पल्ला होता। कई बार मैंने राजपूती ड्रेस पहनती हूँ तो सिर पे पल्ला रखती हूँ। जी। मैं घूंघट के पक्ष में, हमारे संस्कारों के, हमारी मर्यादाओं के पक्ष में हूँ। आज मेरे फादर लॉ मदर लॉ सामने होते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे सिर पर कोई पल्लू ना हो। लेकिन वो घूंघट अगर आपके प्रोग्रेस में बाधक है तो वो घूंघट सही नहीं है। वो हमारे घर के लोगों को तय करना है कि कब इसे घूंघट रखना है। और महिलाएं बहुत अच्छे से अपने दायरों को समझती है, अपनी सीमाओं को समझती है। आप उन्हें मौका तो दीजिए। आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं उनको तो भेजना ही नहीं है बाहर, तब तो फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैं अपने संस्कार, मर्यादा, जो हमारी संस्कृति है, उसकी बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे घर के क्योंकि महिला के ऊपर दायित्व ज़्यादा है संस्कारों को रिटेन करने का, और इसीलिए मैं अपनी महिला बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि इसको ताक पर रख के, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। हम देखिए बैक टू बेसिक जा रहे हैं, हम खान पान में पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम रहन सहन में पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज शहर से निकल के गांव का परिवेश ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो हम अपने संस्कारों को रिटेन रखें और उसके साथ काम करें। जहाँ तक महिलाओं को आगे लाने की बात है, देखिए एक मानसिकता की चेंज की तो ज़रूरत है। पुरुष अभी भी नहीं चाहते हैं, और बहुत जगह ऐसा होता है। मैं पार्षद रही, ऐसे बहुत सारी मेरी महिला बहनें थीं जिनको सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आकर के बस बैठ गए, सारे डिसीजंस उनके हस्बैंड ले रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। अपनी महिलाओं पे विश्वास करें। आज सब कुछ कर सकती है महिला, आपको एक मौका तो देना होगा। जी। अब वो महिलाएं ये बातें सुनकर उनको लगता होगा कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या भाषण है, लेकिन तह तक जाएं कि जो चीज़ आपने कही कि परिवार ने अगर रोका होता तो शायद आप मेरे सामने आज बैठी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आप पढ़ी लिखी हैं, क्या मात्र ये कारण रहा? परिवार से किस प्रकार का सपोर्ट रहा शुरुआत से जब आप राजनीति में आई? तो क्या आपके परिवार का रिस्पॉन्स था? किसने आगे बढ़ाने का काम किया? कौन फैमिली में बैकबोन बनने का जिसने काम किया ताकि समाज में एक मैसेज जाए? ही मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर लॉ मदर लॉ ने, मेरे फादर मदर ने, इन 5 लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जिसको अगर मैं बताऊं तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकती हो। जब भी मैं कभी दुखी हुई, परेशान हुई, कभी किसी समस्या में अकड़ गई, जकड़ गई, तो मेरे सासू जी ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरे मदर फादर ने, मेरा बेटा छोटा था तो उसको नानीसा के घर पे छोड़ देती थी, तो वहाँ उसका ध्यान था। तो मैं रिलैक्स थी कि हाँ, तो मतलब उन्होंने ये एक मुझे माहौल दिया कि तुम करो काम, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हस्बैंड ने हमेशा ये प्रयास किया कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, ये काम करना चाहिए। उन्होंने बैक सपोर्ट हमेशा रखा। तो मैं बहुत मतलब कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर जो भी मैंने हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हासिल किया है, कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर रखा। और मैं बाकी बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि देखिए कोई रिश्ता आप सोच के बैठ जाते हो कि यार सब सास ससुर तो खराब ही होते हैं, ये एक मानसिकता आज की बच्चियों में कई बार उनकी मदर्स भी डाल देती हैं जी। इसको तोड़ने की जरूरत है। वो भी एक माँ है, माँ अपने बच्चों का प्रोग्रेस ही चाहेगी। जरा अपने अंदर एक बदलाव लाने की प्रयास कीजिए, वो भी आपकी प्रोग्रेस में अपना भागीदारी निभाएगी। आप थोड़ा सा सोच को बदल के देखिए। आप छोटी छोटी घर में बातें होती हैं, लेकिन उनको इतना मन में लेकर के आगे और इतनी नेगेटिविटी करना सीख नहीं है, उससे बाहर निकलना। यहाँ पे एक औरत की सफलता के पीछे भी 3 आदमियों का हाथ है, पिता और पति। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये मिथ जो है कि औरत का हाथ होता है एक आदमी की, सफल आदमी के पीछे, उसके अलावा भी एक आदमी का हाथ भी हो सकता है। ये समाज में एक पॉजिटिव मैसेजिंग है महिला की सफलता के पीछे। मेरी दोनों मम्मीज का भी है। मतलब आप देखो कि मेरी सासू जी और मेरी मदर, लेकिन ये जो कहावत हुई है हमेशा से, तो इसको हम लोग, मैं हमेशा इस कहावत को अलग तरह से बोलती हूँ कि एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत के सफलता में उसके परिवार का हाथ होता है जी। परिवार क्यूमुलेटिव चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। बच्चे को भी देखना है, घर पे कोई मेहमान आएंगे उनको भी अच्छे से ग्रीट करना है, अपने सास ससुर या माता पिता बुजुर्ग भी हो जाएं तो उनका भी देखभाल हमें करनी है। ये मेरा दायित्व है जिसको निभाना ही चाहिए। इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप किचन में काम करते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपने अपने घर में खाना बनाया, अपने बच्चों का ध्यान रखा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि जब समय मिलता है तो मैं ये काम भी अपने घर में बहुत खुशी खुशी करती हूँ। एक
किसी की द्वारा प्रेरित करना, परिवार का समर्थन होना, ये तमाम बातें हैं। लेकिन राजनीति के गुण जो है वो व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, उसी के कारण शायद वो एक सफल राजनीतिक बन पाता है। राजनीति में तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन उसमें सफल होना वो एक अलग बात है। जिस तरह से आप बोलती हैं, राजस्थान में गिनी चुनी महिलाएं जो इतनी प्रबलता से प्रखर वक्ता हैं और बोल पाती हैं, ये कब से है? किस प्रवृत्ति के आप स्कूल टाइम में रहे, कॉलेज टाइम में रहे, नेतागिरी का शौक तब से है आपको? लीडरशिप की क्वालिटीज कैसे आई? देखिए, स्कूल में तो मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रोग्राम में और मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मुझे ध्यान है मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरी स्कूल में 3rd रैंक थी। मैंने पहली बार स्टेज तब फेस किया था। स्टेज के ऊपर जाना क्या होता है वो 10वीं कक्षा में गई थी। कभी माइक अगर हाथ में आ गया तो आवाज़ थरथरा जाती थी, घबरा जाते, पैर लड़खड़ा जाते थे। और जैसा कहते हैं कि उस समय किसी भी एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरे फादर बैंक में रहे, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो अलवर से हुई। अलवर एक छोटा शहर जहाँ पे केवी स्कूल है, वहाँ पे हमने पढ़ाई की। और जस्ट आफ्टर 12th हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए। महारानी कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में मेरा एडमिशन हुआ क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी। अब छोटे शहर से आकर के बड़े शहर में आप आओ तो वैसे ही आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो धीरे धीरे यहाँ पर जब करना शुरू किया मैंने पढ़ाई, फिर मैंने MSc की मैथ्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। मेरे फादर हमेशा मुझे टीचर बनाना चाहते थे। उनकी ये सोच थी कि जहाँ भी शादी होगी वहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में तो सर्वाइव करी जाएगी, क्योंकि जहाँ भी जाओगे आप छोटे बड़े शहर में टीचर तो चाहिए। तो मैंने वहाँ 7 साल तक बच्चों को पढ़ाया, IIT के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया। और शायद वो पीरियड था जहाँ पर कि मैंने एक कॉन्फिडेंस गेन किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। क्योंकि होता क्या है, वो बच्चे बड़े होशियार बच्चे, IIT की तैयारी करने वाले बच्चे थोड़े से होशियार बच्चे हुआ करते थे और उनको थोड़ा सा पढ़ाना और थोड़ा सा मुश्किल काम था ही था। तो वो समय था जब मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया। और कुछ मैं कहूँगी कि भगवान की भी कृपा है कि जब भी कभी मुझे समाज के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, मैंने बहुत अच्छी डिलीवरी की, डायलॉग डिलीवरी और स्पीच डिलीवरी रही, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो कुछ भगवान की कृपा भी है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे सीखते गए। मैं सब महिलाओं से ये कहती हूँ कि देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैंने भी जब पहली बार माइक संभाला था, बोला नहीं गया। पहली बार जब मैं स्टेज पर गई थी, जो सोच कर आई थी वो नहीं बोल पाई। ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये लर्निंग का एक प्रोसेस है। आपको ABCD सीखनी पड़ेगी, तो ये ABCD है लर्निंग की। इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इतना नहीं दिमाग लगाता जितना आप सोचते हो यार मैं अटक गई, मेरे को शब्द नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, सक्सेस मिलेगा। ये तो लीडरशिप क्वालिटीज की बात हो गई। एक माइंडसेट लोगों का, जातिगत माइंडसेट हर प्रदेश का है। राजस्थान को एक कहा जाता है कि ज्यादा है, लेकिन हर प्रदेश में है ये चीज। समाजों को बांटा गया है पार्टी वाइज, कि राजपूत समाज जो है शुरू से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उसका रोल रहा है और ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कई राजपूत लीडर्स हैं। राखी राठौड़, लीडरशिप क्वालिटीज आई, एजुकेटेड हैं, परिवार ने सपोर्ट किया, लेकिन राजनीति में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्या राजपूत समाज से होना एक कारण रहा या और कोई वजह? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी जो हुआ। सबसे पहले 2009 में ये सीट जिस पे मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 13, वो रिजर्व हुआ जनरल फीमेल का। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी पॉलिटिक्स की, कुछ भी आइडिया नहीं था, और परिवार वालों ने कहा इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन जैसे जैसे 2009 के बाद 2013 मेरा टेन्योर खत्म होने लगा, मोदी जी का एरा आया। और उस समय उनके जो भाषण थे, उस समय जो उनका राष्ट्र प्रथम की भावना थी, उससे मैं इतना इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पर कि मैं हूँ अभी। क्योंकि 2013-14 के वक्त कितना उदासीनता थी। जो सरकार, UPA सरकार गई, हर जगह घोटाले, हर तरह स्कैम्स, और नेता जेल में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, पेट्रोल की रेट्स बढ़ रही हैं, सिलेंडर बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान होगा वो समय एक ऐसा समय था जो घोटालों का समय था। तो उस समय के वक्त जब मोदी जी का आना हुआ, उनके गुजरात मॉडल को मैंने देखा, उनके आए हुए भाषणों को मैंने सुना, तो मैं बहुत इंस्पायर हुए। तब से लेकर अब तक मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, जिनको कि मैंने बहुत सारे नेताओं को अपने जीवन के, अपने कामों में देखा भी है ढालते हुए,
उससे सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई। और उसके बाद लगातार मैं कहूँगी कुछ मेरा मतलब मैं किस्मत भी थी कि मुझे टिकट मिलती गई और मैं जीत दर्ज कराती गई। मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, क्योंकि आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का एरा आया, उससे आपको मोटिवेशन मिली। भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई महिला नेतृत्व जिसे आप आइडियलाइज कर सकें एज अ वुमेन, कि उनको देखकर आपको लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या एक आइडियल वुमेन पर्सनालिटी है? या भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी हम देखें तो इस देश में कोई ऐसी महिला लीडर जिसे आप आइडियलाइज करती हैं? जैसे सुषमा स्वराज जी को जब मैं पार्लियामेंट में बोलते हुए सुनती थी, और उसी समय की बात थी, हम लोग विपक्ष में थे, और जब वो पार्लियामेंट में बोला करती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि देखिए कोई महिला नेत्री इतनी अच्छे से किसी बात को रख सकती हैं। तो उनसे मुझे बहुत ही, और बाकी जैसे महिला मोर्चा है, विजय राजे सिंधिया जी ने जो बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट में उस समय जब बहुत क्राइसिस थी। तो ये ऐसी महिला नेता हैं जिनको कि अब आज देखिए, मैं तो कई बार इस बात को बोलती हूँ कि देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि कुछ दिनों बाद बजट सेशंस होने हैं, पार्लियामेंट में भी और यहाँ विधानसभा में भी, और दोनों जगह बजट पेश करने वाली महिला ही होगी। तो ये हमारी सोच को दिखाता है, ये हमारी महिला संबंधी जो हम प्रोग्रेसिव सोचते हैं कि महिला ही एक बजट को प्रॉपर तरीके से पेश कर सकती है, वो दोनों जगह होगा। आपने काउंसलर रहते, पार्षद रहते, कई सरकारें देखी, तीसरी बार क्योंकि आप हैं, आप 3 सरकारें देख चुकी हैं, एक को देख रही हैं, 2 आप देख चुकी हैं, जो दिग्गज मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों पार्टियों के, वसुंधरा जी, अशोक गहलोत और अब भजन लाल जी। किस सरकार को आप बेहतर मानती है कि वो वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा रही, और किस सरकार में आपको लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कांग्रेस पार्टी के बारे में स्पोक्स पर्सन रही है तो बताती रही हैं, क्या रहा, और जो चुनाव रहे हैं उनको भी आपने जो है महिलाओं का क्या रोल रहा, 2013 के क्रूशल चुनाव जिसने पूरे देश में आपने सत्ता हासिल की, केंद्र में, राज्य में भी पूर्ण बहुमत से, उस समय का चुनाव, 18 का चुनाव, और फिर अब जो चुनाव हुआ, क्या भूमिका महिलाओं की उसमें रही, और इन तीनों सरकारों में क्या अंतर रहे, और बेहतर किस सरकार को महिला के लिए आप मानती? देखिए, मैंने पहले भी सबसे बड़ी बात जो की वो सुरक्षा की गई, महिला सुरक्षा। पिछली सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे उद्वेलित करती थी, हम राजस्थान के अंदर कहा करते हैं ना कि महिला सम्मान में सबसे ऊपर है महिला, यहाँ तो मतलब आन बान शान जो है वो महिला का सम्मान है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि 2020 से लेकर के 2023 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट में हमारे राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए। और जब विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी ने कहा कि हाँ, दुष्कर्म में हम सबसे ऊपर हैं क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए इससे बुरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट ने ही मुझे उस पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए, जो आप कह रहे हैं ना कंपैरिजन, मुझे लगता है वो कंपैरिजन के नीचे, बहुत नीचे पायदान पे चली गई। जो महिला सुरक्षा को इस तरह से हंसी ठिठोली में उड़ा देना, आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला और पीछे माननीय हमारे जो एमएलए साहब हैं, मंत्री हैं, वो हंसे। मुझे लगता है ये कहने के बाद ज़रूरत नहीं है इस बात को कहने की कि कौन सी सरकार अच्छी थी, कौन सी खराब थी, लेकिन वसुंधरा जी ने लगातार, चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे वो जल स्वावलंबन योजना हो, महिलाओं को आगे लेकर के आने का काम किया। महिला सुरक्षा में जिस तरह से हमारी प्रेजेंट की जो सरकार है, पिछले 2 सालों में जब 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल जी ने अपना पदभार ग्रहण किया, तब से ही ये संकल्प था। उसमें पेपर लीक और भी बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन महिला जो अपराध है वो सबसे ज़्यादा, महिलाओं का जो अपराध है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए आज मुझे खुशी ये कहते हुए कि 15% कमी आई है। महिलाओं को ना केवल पुलिस प्रशासन की तरफ से टाइट करके और सहयोग करके उनके जो महिलाओं के अपराध हैं उसको कम किया है, साथ ही हमने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप पे सुदृढ़ किया है। जी, ये तो सरकारी योजनाएं हो गई, सरकार के काम हो गए। आपकी एक इकाई है पार्टी संबंधी महिला मोर्चा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो महिला बाल विकास मंत्रालय है ही, दिया कुमारी जी मंत्री हैं उनकी। आपको लगता है एनसीआरबी में आज भी सारे जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वो रजिस्टर होते हैं, सारी महिलाएं ये करवा पाती हैं? महिला आयोग का मैं जो पैनल देख रहा था तो कुछ दिनों पहले, मात्र अभी इस साल के लगने के बाद पूरे देश में 1000 कंप्लेंट्स उस पर आई हैं, जबकि ये कतई संभव नहीं है कि मात्र उतनी ही कंप्लेंट्स इतने बड़े गणराज्य में आए, क्योंकि कई महिलाएं आज तक अवेयर नहीं कि इस तरह के पोर्टल्स भी हैं जहाँ पर वो सहायता, हेल्प सीख कर सकती है। मैं बाड़मेर से आता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर महिलाएं आज भी घूंघट में हैं। कई महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं, नौकरी में भी आई है, लेकिन कई जिनकी
हत्याएं तक हुई है, लेकिन उसे हत्या नहीं कहा गया, आत्महत्या कहा गया। और एक शब्द समाज में बहुत शर्मनाक है, लेकिन उसे अच्छा और महिमा मंडित करके कहा जाता है। इस समाज को भी सोचने की बात है। राजीनामा जो परिवार एक बेटी की हत्या के बाद उसके ससुराल से करता है, इसको किस हद तक आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? ये शब्द समाज के लिए कलंक का विषय है, ये अच्छा शब्द है जब उस स्थिति में ये इस शब्द को तार्किक किया जाए। देखिए, केस रजिस्टर नहीं होते हैं, ये एक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का कहें तो एक सिर्फ कवरिंग स्टेटमेंट है। अदरवाइज देखिए, आजकल एक राजकॉप सिटीजन ऐप है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मतलब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आप कहें तो मैं तो चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से हम महिलाओं को दिखाएं कि कैसे हम एक ऐप के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी, आपने जिस तरह की सुदूर इलाके में महिलाओं की स्थिति बताई, उसी को ठीक करने के लिए आज महिला मोर्चा लगातार काम करता है। और देखिए, हमारे यहाँ सरकार है, संगठन के साथ साथ हमारी सरकार की योजनाएं इस तरीके से पहुंचे, मंत्रालय अपना काम करेगा। देखिए, हम बीजेपी पार्टी, हम कांग्रेस तो है नहीं। आपको ध्यान है, कांग्रेस ने एक राजीव गांधी मित्र योजना करी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों को 5000 भर्तियां की, इंटर्नशिप्स। हम नहीं कर रहे वो काम। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कैडर बेस्ड यूनिट है जो कि ग्राउंड तक हमारी सरकार की योजनाओं को लाएंगे। यानी हम जब संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो हमारे दायित्व हैं वो तो पूरे करने ही हैं, लेकिन जो सरकार की योजना है उनको भी हमको धरातल पर ला करके और लोगों तक उसका फायदा हो, ये सुनिश्चित करने का हम काम करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। तभी तो हम इतने सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार ग्राउंड पे काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको 1 to 1 वहाँ पे शेयर करते हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि जो कार्यक्रम सबसे पहला मुझे दिया गया है वो महिला से महिला संवाद है। मतलब हम घर घर जा करके हमारी टीम जो है वो प्रयास करेगी कि महिलाओं को बताए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कैसे अगर कोई समस्या हो तो कौन सा नंबर डायल करना चाहिए। मैं कल ही एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर पुलिस ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे 1090 से आपको जब भी कभी कोई समस्या हो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 181 है, 112 है, ये ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे आप डायल करेंगे तो आपको पुलिस की मदद मिलेगी। तो यही कारण है कि संगठन के रूप में हम लोग घर घर जाकर महिलाओं को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि देखिए, ये बहुत पुरानी समय से चलती हुई चीज़ें हैं जिसको ग्रेजुअली हम लोग बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। जी, आज आप इस पद पर हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। एक मैसेज कि आप इस कार्यकाल में जो है महिलाओं के लिए अपनी तरफ से, क्योंकि आपने कहा कि कई नवाचार होंगे, महिला मोर्चा अच्छा काम तो करता है, लेकिन अब जो है उसमें और बदलाव आएंगे। एक बदलाव आप उसके बारे में, क्योंकि तमाम चीज़ें आप कहती रही हैं कि संगठन जो है सरकार की योजनाओं को भी सतत प्रक्रिया के तहत लोगों तक पहुंचाएगा। आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई हैं, क्या इनिशिएटिव आप लेना चाहेंगी हमारे मंच के माध्यम से, अगर आप साझा करना चाहें महिलाओं की, अगर आप सोच रखती हैं? बिल्कुल, मैं महिला बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पर विश्वास रखें, अपने घर की मान मर्यादा संस्कारों को रिटेन करते हुए किसी भी क्षेत्र में अगर काम करती हैं तो पूरी ईमानदारी से उस काम को कीजिए। अपने ऊपर विश्वास करके अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं सभी महिला बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ भी ज़रूरत हो उन महिलाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। वो अवेयरनेस आनी चाहिए, आगे बढ़ने का एक ज़ील होनी चाहिए, और चाहे आसपास कोई कुछ भी कहे, उस नेगेटिविटी से आगे निकल के हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। हम में है वो काम, हम कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि महिला मोर्चा जो है महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक मजबूत नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राउंड पे जाकर के महिलाओं के काम कर सके, उनके जनहित के कामों में सहयोग कर सके, ऐसी बहुत सारी महिलाओं को मैं क्रिएट करने का प्रयास करूंगी। और वो मजबूत नेता आपको जल्द ही राजस्थान में हर क्षेत्र, हर ढाणी में नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राफी जी आपका।